तो मैनेजमेंट हम पहले देखेंगे कि क्या होता है मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, जिनको हम मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जानते हैं, पीटर ड्रकर, तो अकॉर्डिंग टू हम मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस, मैनेजेस मैनेजर एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मल्टीपर्पज ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत सारे काम को एक साथ करता है। वो बिजनेस को भी मैनेज करता है, मैनेजर्स को भी मैनेज करता है, वर्कर्स और वर्क को भी मैनेज करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, जो कि मैनेजमेंट गुरु है, उनके अकॉर्डिंग था डेफिनेशन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट का, तो अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से अपना काम करवाना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन था, यानी कि पुराना डेफिनेशन था। फिर ये मॉडर्न डेफिनेशन आया, चेंज हुआ। तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कूंज एंड वेरिच, मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। यानी कि इसमें ये कहा गया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे इंडिविजुअल जो कि ग्रुप्स में काम करते हैं वो इफिशियंटली और इफेक्टली अपने ग्रुप गोल्स को परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल में क्या था, जबरदस्ती अपना काम करवाना, चाहे जैसे भी करवाना, लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना मैनेजमेंट है। लेकिन मॉडर्न में ऐसी फैसिलिटी देना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना इंडिविजुअल्स के लिए जो ग्रुप में काम करते हैं कि वो इफिशियंटली और इफेक्टिवली अपना काम यानी अपने वर्क को परफॉर्म कर सके, दैट इज मैनेजमेंट। तो द पर्सन हु डायरेक्ट्स द एफर्ट ऑफ अदर इज नॉन एज मैनेजर। यानी कि मैनेजर वो होता है जो दूसरे के काम को डायरेक्ट करता है, तो मैनेजर कहलाता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफेक्टिवनेस का मतलब है रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यानी कि जो आपको काम दिया गया है उस टास्क को अगर आप टाइमली कंप्लीट करते हैं तो आप इफेक्टिव वर्क कहलाता है। वहीं पे अगर आप कम रिसोर्स का यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स मिनिमम, मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम आउट। इफेक्टिवनेस टाइम पे काम कंप्लीट कर देना, इफिशियंसी कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना, दैट इज इफिशियंसी। तो ये मैनेजमेंट का डिफिनेशन होता है। तो सिंपल सी बात करें तो मैनेजमेंट इज एन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कि मतलब मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूड्स एंड ओडोनेल 5 मैनेजर फंक्शन, देयर आर 5 मैनेजर फंक्शन है कि 5 ऐसे फंक्शन है जो मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर द्वारा। पहला है प्लानिंग, जिसमें कि वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, फोरकास्टिंग करता है, बजटिंग करता है, पॉलिसीज और प्रोग्राम को डेवलप करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्लानिंग। तो पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, यानी आइडेंटिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग है एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना, उसको ड्यूटीज़ को असाइन करना, फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डेवलप करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो बिखरे होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो बिखरे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो दूसरा एक्टिविटी हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, यानी कि उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, पर्सन चाहिए, तो स्टाफिंग करना, यानी कि एचआर प्लानिंग की, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने हमें कौन से टास्क के लिए किस टाइप का जो है पर्सन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन से क्या उसकी जो है स्किल्स होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, स्टाफिंग। देन फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट्स इट डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, यानी कि जो आप स्टाफ कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, उनको लीड करना, उनको कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना। एंड जो फिफ्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि ये आपका गोल है, इस स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसको फिर जो एम्प्लॉय होता है वो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर इस स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करते हैं, और अगर कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप उसको क्या करते हैं, कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी कि आप या तो उसको निकाल भी सकते हैं या फिर उसको मोटिवेट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और दोबारा से उसको टास्क देंगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। तो ये 5 मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओर्डेनल। अकॉर्डिंग टू लूथर क्लिक एंड लिंडल उर्विक, इन्होंने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया, जिसमें कि पॉड स्कॉर्प, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पॉड स्कॉर्प, POSDCORB, ये लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेज, ये भी क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन है अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक। जो आप पीछे देखा था वो कूंज के अकॉर्डिंग था। तो ये भी क्या है, फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ पे एड ऑन हो गया रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये भी एड ऑन हो गया है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम बात कर लें कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं। तो सभी को पता है मोटा मोटी कि 3 लेवल होते हैं, टॉप,
लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड जनरल मैनेजर, ये सब क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर हो गए, ये सब किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। वहीं पे लोअर लेवल मैनेजमेंट में फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, ये सब किस में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अब हम बात कर ले कि ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाता है, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, रिसोर्सेज को असेंबल करता है, अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, लाइजन करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि अदर कंपनीज और अदर कंट्रीज से जो है वो लाइजन करता है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। मिडिल लेवल की बात करें तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल, यानी कि जो लो लेवल के लोग हैं उनको पॉलिसीज़ के बारे में समझाता है, वो ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को, रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है एम्प्लॉयज़ का, मोटिवेट करता है पीपल को कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस दें, कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉय को। वहीं पे जो लोअर और या सुपरवाइजरी लेवल के लोग का है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेवियंस ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर की ग्रेवियंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल को। एक गुड वर्किंग कंडीशन डेवलप करते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वर्कर्स का, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में मिडिल लेवल की मदद करते हैं, वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स से सजेशंस लेके जो है मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और मोरल ऑफ वर्कर को बूस्ट करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है या फंक्शंस हैं जो अलग अलग लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात कर ले मैनेजमेंट स्किल्स की, यानी कि कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए मैनेजर्स के अंदर, तभी वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो in order to perform the functions of management and to assume multiple roles, manager must be skilled, यानी कि जो functions of management होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको परफॉर्म करने के लिए मैनेजर के पास स्किल्स होनी चाहिए। तो रॉबर्ट कास्ट आइडेंटिफाई 3 मैनेजरियल स्किल्स दैट आर एसेंशियल टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट, यानी कि रॉबर्ट कास्ट ने 3 मैनेजमेंट स्किल्स फाइंड आउट किए जो कि मैनेजर के अंदर होने चाहिए। पहला है टेक्निकल, दूसरा है ह्यूमन और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व्स प्रोसेस और टेक्निक knowledge and proficiency, managers use the process technique and tools of specific area, यानी कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए मैनेज का। दूसरा है ह्यूमन स्किल, इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ पीपल। ह्यूमन स्किल मतलब कि ऐसी स्किल जिसमें आप पीपल्स के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर्स इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट विथ एम्प्लॉयज। वहीं पे तीसरा है कॉन्सेप्चुअल स्किल, इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे क्या है? आइडियाज़ को बनाना। मैनेजर्स अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, डेवलप आइडियाज़ एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हैंडल करना, मोटिवेट करना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 स्किल हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कास्ट जो मैनेजर के अंदर होने चाहिए। दस टेक्निकल स्किल डील्स विद थिंग्स, ह्यूमन स्किल कंसर्न पीपल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल हैज़ टू डू विथ आइडिया, यानी कि टेक्निकल स्किल चीज़ों से रिलेटेड है, ह्यूमन स्किल ह्यूमन से पीपल से रिलेटेड है, और कॉन्सेप्चुअल स्किल आइडियाज़ से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा स्किल किस लेवल पे ज़्यादा चाहिए, टॉप लेवल पे कौन सा स्किल होना चाहिए, लोअर लेवल पे कौन सा स्किल होना चाहिए मैनेजर, और मिडिल लेवल पे कौन सा स्किल होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप लेवल जो प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इवैल्यूएशन ये सब करता है। मिडिल लेवल एग्जीक्यूशन करता है, जो भी प्लानिंग प्लान बनाए जाते हैं टॉप लेवल द्वारा, और सुपरवाइजर जो है सुपरवाइजर यानी लोअर लेवल और सुपरवाइज करता है। तो टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजर पे ह्यूमन स्किल तो तीनों लेवल पे होने चाहिए इक्वली। क्यों? क्योंकि आपको सभी लेवल में ह्यूमन से, पीपल से डील करना होता है। लेकिन वहीं पे कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल स्किल जो है वो आप वेरी कर सकता है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्किल ज़्यादा होता है, वहीं पे लोअर लेवल पे यानी सुपरवाइजरी लेवल पे टेक्निकल स्किल ज़्यादा होता है। यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल पे टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन वहीं सुपरवाइजरी लेवल पे यानी लो लेवल पे टेक्निकल स्किल ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ह्यूमन स्किल तीनों लेवल पे एग्जैक्ट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रोल ऑफ मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर के रोल क्या है। आपने स्किल्स देख लिया, लेवल देख लिया, अब मैनेजर का रोल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजर इज ए पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी अंडरटेकिंग लिया है उसकी और जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर। तो अकॉर्डिंग टू एच मिन्सबर्ग फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैनेजर, यानी कि रोल ऑफ मैनेजर जो है क्या रोल होता है मैनेजर का, वो एच मिन्सबर्ग ने बताया है नीचे। तो 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इंटरपर्सनल रोल, यानी कि
दो लोगों से मिलना बात करना। फिगर हेड यानी कि वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लीडर लीडर की तरह काम करता है। लाइजन लाइजन यानी कि लोगों के साथ रिलेशनशिप को अच्छे से बनाता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो इंटरपर्सनल रोल्स जो है मैनेजर निभाते हैं। वहीं पे दूसरा रोल है इन्फॉर्मेशनल रोल, यानी कि इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं। ये मॉनिटर करते हैं लोगों को, उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। डिसेमिनेट यानी कि वो टॉप लेवल की बातें नीचे तक पहुंचाते हैं, नीचे की बातें ऊपर तक पहुंचाते हैं। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट यानी पास ऑन करते हैं। स्पोक पर्सन होते हैं ये। स्पोक यानी कि इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, सुनाते हैं, लोगों को जाके समझाते हैं। वहीं पे डिसीजन रोल भी जो है मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन लेते हैं कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हैंडल करते हैं डिसीजन रोल की तरह। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि किसी कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी में कौन सी रिसोर्सेज कितनी लगेंगी। और निगोशिएटर यानी कि निगोशिएट भी करते हैं कि जब भी परचेजिंग होगी तो वहाँ पे निगोशिएट करना है कि कितने में कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल है अकॉर्डिंग टू एच मिन्सबर्ग ऑफ मैनेजर्स। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजन रोल। इंटरपर्सनल रोल में फिगर हेड, लीडर, लाइजन का काम करता है। इंफॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर करता है, डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को, स्पोक पर्सन होता है। वहीं डिसीजन रोल में एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्स एलोकेटर की तरह होता है, निगोशिएटर की तरह होता है। अब हम बात कर लें नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो क्या है नेचर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक? यूनिवर्सल। जी हाँ, मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो। हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक ही तरह होता है। प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आप ये प्रोसेस एक बार कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए तो खत्म हो गया, नहीं, आपको बार बार ये चीज़ करती रहनी पड़ेगी। आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, हम आगे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंक्ट इंटिटी है, यानी कि अलग है बाकी चीज़ों से। क्रिएटिव वर्क, मैनेजमेंट में क्रिएटिव वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। नीड एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। ग्रुप एफर्ट, मैनेजमेंट जो है अकेले का काम नहीं है, ये ग्रुप एफर्ट की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट में। पर्पसफुल, ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट का यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है, आप अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएंगे अगर आप वेल मैनेज्ड हैं। इंटेंजिबल फोर्स, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है मैनेजमेंट, जो कि सभी को मोटिवेट करता है, सभी से काम करवाता है। प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन भी है, क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, एक प्रोफेशनल बॉडी है, एमबीए, पीजीडीएम, ये सब कोर्स करके ही लोग मैनेजर बनते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गन है, ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट अगर अच्छे से होगा तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो इकोनॉमिक ऑर्गन भी। और सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन को इन्वॉल्व करता है, तो ये क्या है? सोशल प्रोसेस है। तो ये सारे नेचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? मैनेजमेंट के। तो अगर आप किसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं यू पैड सीएनजी पाइप्स। यू पैड सीएनजी पाइप्स, तो ये क्या है? सभी के इनिशियल है। यू मीन्स यूनिवर्सल, पी से प्रोसेस, ए से आर्ट एंड साइंस, डी से डिस्टिंक्ट एंटिटी, सी से क्रिएटिव वर्क, एन से नीडेड ऑल लेवल, जी से ग्रुप एफर्ट, पी से पर्पसफुल, आई से इंटेंजिबल फोर्स, पी से प्रोफेशन, ई से इकोनॉमिक ऑर्गन और एस से सोशल प्रोसेस। तो यू पैड सीएनजी पाइप, सिंपल सा आप इसको याद कर लें और नाम आगे आपको रहेंगे तो आपके आइडिया दिमाग में आ जाएगा, आंसर लिखते हो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो ये नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब हम बात कर लें कि मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। तो कैसे? तो साइंस सिमिलर टू साइंस, मैनेजमेंट क्या है? सिमिलर टू साइंस है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से साइंस में कॉन्सेप्ट होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, थ्योरीज होती है, प्रिंसिपल्स होती है, टेस्ट होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेके आते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या है? मैनेजमेंट कंटेन्स कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर एंड दीज आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। यानी कि जो मैनेजमेंट में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हाइपोथेसिस और थ्योरीज होती हैं एज जैसे कि साइंस में होता है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को साइंटिफिकली ये प्रूव भी करता है जिस तरीके से साइंस में होता है, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होता है। तो इसलिए क्या है? ये सिमिलर टू साइंस है। मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट प्योर साइंस। मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन प्योर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। बिकॉज मेनी प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए प्योर साइंस नहीं है लेकिन ये साइंस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोशल साइंस। मैनेजमेंट क्या है? सोशल साइंस है। ये सिमिलर टू आर्ट, ये साइंस की तरह भी है और आर्ट की तरह भी है। आर्ट की तरह क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यानी कि जो नॉलेज है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज़ करना सिखाता है, यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? बाय द मैनेजर्स। एवरी मैनेजर अप्लाई हिज हर पर्सनल स्किल टू डील विद वेरियस प्रॉब्लम। अपनी पर्सनल स्किल्स को मैनेजर जो है यूज़ करता है वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए क्या है? आर्ट भी है। तो इसलिए क्या करता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यानी कि इसमें हम कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल का यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम डील करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। वहीं पर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। क्यों? द टर्म प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक बाय नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच इंट्री इज रेगुलेटेड बाई ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यानी कि कोई भी स्ट्रीम प्रोफेशन तब कहलाती
जाती है जब वो एक नॉलेज के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू वहाँ पे बैक किया जाए और उसमें एंट्री जो है वो किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से रेगुलेट किया जाए। जैसे कि आप मेडिकल में देखिए तो AIMA होता है, वो रेगुलेट करती है। एंट्री भी डिपेंड करती है कि आपके 12th में बायोलॉजी हो तभी आप उसमें मेडिकल फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन। फुली रिगार्डेड प्रोफेशन नहीं है, यानी फुली प्रोफेशन नहीं है, लेकिन एक कंसिडर किया जा सकता है ये एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाई ए वेल डिफाइंड बॉडी, नॉलेज दैट कैन बी टॉट एंड लर्न, यानी कि एक वेल डिफाइंड बॉडी है, नॉलेज है, बुक्स है जिसके थ्रू मैनेजमेंट पढ़ाया जा सकता है। देयर इज ए नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट कोर्स लाइक MBA PGDM, यानी कि मैनेजमेंट में भी एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है जैसे कि MBA PGDM होता है। सेवरल एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हैव प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर मेंबर, यानी कि जो भी इस एसोसिएशन से जुड़े हैं AIMA से, उनको लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया गया है। मैनेजर्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो इसीलिए क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी कंसीडर किया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो नॉर्मली इवोल्यूशन कैसे हुआ मैनेजमेंट का, तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो जैसे कि एक क्लासिकल अप्रोच है जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि FW टेलर द्वारा दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था। वहीं पे बिहेवियरल अप्रोच है जिसको न्यू क्लासिकल अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम से भी जाता है। वहाँ पे जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो के द्वारा दिया गया था। सोशल सिस्टम अप्रोच था जो कि विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा दिया गया था। फिर आया था मॉडर्न अप्रोच जो कि जैसे कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, कंटीजेंसी अप्रोच है। तो ये तीन मेन अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसमें कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से अपना अप्रोच दिया था। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट जो अप्रोचेस हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो कि दिया गया था FW टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, FW टेलर। तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच दिया था। तो टेलर वाज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये क्या थे? इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1911 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड इन 1911। ही सजेस्ट दैट द मैनेजमेंट शुड फॉलो साइंटिफिक अप्रोच इन देयर वर्क। इसमें कहा गया था कि FW टेलर ने कहा था कि जो मैनेजमेंट को साइंटिफिक अप्रोच जो है फॉलो करना चाहिए अपने वर्क में, अपने काम में। तो उन्होंने कुछ 6 प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो वो कौन से प्रिंसिपल थे? FW टेलर स्पेसिफाइड 6 प्रिंसिपल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको साइंस का यूज़ करना चाहिए, रूल ऑफ थंब का यूज़ नहीं करना चाहिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मोनी के साथ काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड के साथ नहीं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कॉपरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अलग अलग काम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि आप जितनी क्षमता है उतने ज़्यादा आउटपुट करिए, रेस्ट्रिक्ट मत करिए। यानी कि आप बना सकते हैं 100 यूनिट लेकिन बना रहे हैं 50 यूनिट, तो ऐसा नहीं, आप जितना बना सकते हैं उतना बनाइए, मैक्सिमम आउटपुट। पांचवा था कि इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, यानी कि इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। और जो 6th प्रिंसिपल था प्लानिंग नॉट एड हॉक, यानी कि प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, वेल प्रॉपर प्लान होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो ये 6 प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी FW टेलर द्वारा दिए गए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में ही कि मेन एलिमेंट क्या थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वर्कलोड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, यानी कि जो भी आपका वर्कलोड आप डिसाइड करते हैं वो जो है स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, यानी कि आपको इंडस्ट्रियल ऑपरेशन की प्लानिंग करनी चाहिए कि व्हाट वर्क शेल बी डन, क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा चीज़ आपको एक प्लान के थ्रू करना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग होना चाहिए किसका? वर्कर्स का। प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स बाय सेंट्रलाइज्ड पर्सनल डिपार्टमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड पर्सनल डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू ही आप सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सब करते हैं। इंप्रूवमेंट इन मेथड ऑफ वर्क, यानी कि जो आपका मेथड ऑफ वर्क है उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड टूल और इक्विपमेंट का यूज़ करके। अब वर्क इन्वायरमेंट को आप इंप्रूव करके जो है आप मेथड ऑफ वर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन, चेंज इन द मेंटल आउटलुक ऑफ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉय हो एम्प्लॉयर्स उनके मेंटल रिवोल्यूशन भी लाना चाहिए, उनके मेंटल आउटलुक पे भी काम करना चाहिए कि वो मोटिवेट रहें, एक्साइटेड रहें और जो है एनर्जेटिक रहें। तो इस तरीके से आप जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। अब हम नेक्स्ट अप्रोच की बात करेंगे, दैट इज़ फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ये जो दिया गया था हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था। हेनरी फ्यूल इज सेड द फादर ऑफ फंक्शनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कौन है? FW टेलर। और फादर ऑफ फंक्शनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का कौन है? हेनरी फ्यूल।
तो बॉर्न इन 1841 ही एंड गेट डिग्री ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। जो हेनरी फ्योल है वो 1814 में पैदा हुए थे और माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने 1860 में गेन की थी। इन्होंने बुक पब्लिश की थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रेंच इन 1916, जिसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का जिक्र किया था, और वो बुक जो है ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में 1949 में, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश 1949। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। इन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रियल में जो भी अंडरटेकिंग जो भी एक्टिविटी होती है उनको हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? टेक्निकल एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अडेप्टेशन, तो उनको हम किस में ग्रुप में डिवाइड करें? टेक्निकल में। कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग, ये किस में आ जाएगी? कॉमर्शियल में। फिनेंशियल एक्टिविटी जैसे कि सर्च फॉर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल रिसोर्स, यानी कि जो भी आप पैसे से लेन देन का सारा काम करते हो फिनेंशियल में आ जाएगा। सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी और पर्सन की प्रोटेक्शन की जब बात करते हो सिक्योरिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, जैसे कि बैलेंस शीट, कॉस्ट, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आप बनते तो वो अकाउंटिंग में आ जाएगा। देन है जो 6th था वो मैनेजरियल, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। तो ये मैनेजरियल एक्टिविटी हो गई। तो हम जो है इंडस्ट्रियल की जो भी अंडरटेकिंग से जो भी एक्टिविटीज़ है उनको हम इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एज पर हेनरी फ्योल इन फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। अब हम बात कर लें कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे ऑफ मैनेजमेंट के। इन्होंने कहा था कि ये 14 प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट में होने चाहिए, मैनेजर द्वारा फॉलो किए जाते बाई हेनरी फ्योल। तो कौन से थे? तो डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का डिवीजन होना चाहिए, नहीं कि एक ही बंदा सारे काम किए जा रहे हैं, नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड फ्रॉम वन बॉस ओनली, यानी कि एक ग्रुप है वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसको सिर्फ उसी कमांड को फॉलो करनी चाहिए कि उसके बॉस ने दी है। ये नहीं कि कोई भी आके कमांड दे रहा है और आप जो है फॉलो किए, नहीं, आपको सिर्फ एक ही जगह से कमांड आना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो सेम इंस्ट्रक्शन है वो सभी को देना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक को दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया एक काम के लिए और दूसरे को दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया सेम काम के लिए, एक ही काम दोनों को दिए लेकिन इंस्ट्रक्शन दोनों को अलग ले दें, नहीं, ऐसा नहीं। डायरेक्शन, यूनिटी इन डायरेक्शन होना चाहिए। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, यानी कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं भाई, जितने इंप्लॉइज हैं सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, तो उन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उनका इंटरेस्ट जो है सबऑर्डिनेट करके जनरल एक कॉमन इंटरेस्ट लेके आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, ऑब्वियसली बात है कि पेमेंट शुड बी फेयर एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। पेमेंट जो उनको होना चाहिए, जो भी उनकी रेम्यूनरेशन होते हैं एम्प्लॉयज़ की, उनकी इस तरीके से होनी चाहिए कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सेंट्रलाइजेशन, आपको हर काम को सेंट्रलाइज करना होगा। स्केलर चेन हायरार्ची, जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्केलर चेन और हायरार्की फॉलो करनी चाहिए, यानी कि जो वर्कर है वो सीधे जाके टॉप मैनेजमेंट से जाके बात कर ले, नहीं, वर्कर को पहले लोअर लेवल के एम्प्लॉय से बात करें, फिर मिडिल लेवल पे जाता है, फिर वो टॉप लेवल पे जाता है अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं होता, तो एक हायरार्की फॉलो करनी चाहिए। ऑर्डर, देयर शुड बी ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, यानी कि एक ऑर्डर, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। इक्विटी, यानी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि आप किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करें, वहीं पे दूसरे एम्प्लॉय को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करें, नहीं, सभी को इक्वली ट्रीट करना है, इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो उनका टेन्योर होता है एम्प्लॉय का वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उनको ऐसे खतरा रहे कि आज है जॉब कल चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको फीलिंग नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर ऑफ पर्सनल में। इनिशिएटिव, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें, कोई आइडियाज़ डेवलप करें। सबऑर्डिनेट शुड बी इनकरेज टू कंसीव एंड कैरी आउट आइडियाज़। देन है एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि टीम वर्क, यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस। एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि हम सब एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल द्वारा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर। ये सीरीज में नहीं है, आगे पीछे, लेकिन ये 14 प्रिंसिपल्स सब इसी में आ जाते हैं। आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर, आप सपोज करिए पूरा नहीं याद करते, इस कोड के जो आई, यानी कि जैसे आई से क्या होगा, आज से आप क्या होगा, इनिशिएटिव। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ई से इक्विटी, सी से सेंट्रलाइजेशन, ओ से ऑर्डर, डी से दूसरा डी आप देख सकते हैं कि डी से क्या हो सकता है, डिसिप्लिन है, ई से इक्विटी है या एस्पिरिट द कॉर्प्स है। इस तरीके से आप हर अल्फ़ाबेट को एक एक दे सकते हैं, फिर उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आई डिकोड यूएसए यूएसएसआर। अब नेक्स्ट अप्रोच की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो कि मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था। मैक्स वेबर कंट्रीब्यूटेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द मैनेजमेंट थॉट। फोकस किस पे था इस अप्रोच में? फोकस ऑन डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू हायरार्कीज, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल। इस पे फोकस किया गया हायरार्की पे कि एक अथॉरिटी और कंट्रोल का एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस अप्रोच की? तो डिवीजन ऑफ वर्क, इस पे बोला गया कि वर्क को डिवीजन करना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए पोजीशन में, बॉस एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट होना चाहिए, रूल और रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए और होने चाहिए। इम्पर्सनल कंडक्ट होना, यानी कि हम जब एम्प्लॉय बीइंग ऑफिशियल बीइंग एम्प्लॉय काम करते हैं तो हमारा कंडक्ट जो है पर्सनल नहीं कि हम हाय हेलो दोस्ती यारी की तरह
करें, नहीं, हमारा ऑफिशियल कंडक्ट होना चाहिए, इम्पर्सनल कंडक्ट, स्टाफिंग होनी चाहिए प्रॉपर, टेक्निकल कंपिटेंस होना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होने चाहिए सारी चीज़ों के। तो मीन्स इस पर फोकस किया गया था ऑफिशियलाइजेशन पे, यानी कि पूरी तरीके से जो है पर्सनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल कंडक्ट होना चाहिए, और हायरार्की और अथॉरिटी रूल को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इस पर नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जिसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर आता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एल्टॉन मयो, एफ.जे. रोथल्सबर्गर और उनकी टीम द्वारा कंडक्ट किया गया था हॉथॉर्न प्लांट में, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी 1927 से 1932 के बीच में। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। किसने किया था? एल्टॉन मयो और एफ.जे. रोथल्सबर्ग, उनकी टीम ने 1927 से 1932 के बीच में हॉथॉर्न प्लांट था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। इसमें 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे। कंडक्टेड 4 एक्सपेरिमेंट। पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इसमें क्या था? टू चेक द इल्यूमिनेशन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय आउटपुट। इसमें ये चेक किया जा रहा था कि इल्यूमिनेशन का कोई इफेक्ट होता है क्या कि एम्प्लॉय के आउटपुट पे, यानी कि किसी की लाइट को हम वेरिएट कर रहे हैं, किसी की लाइट को कांस्टेंट लाइट में रख रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट होता है। 2 ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय वेयर सेलेक्टेड। इसमें था कि 2 ग्रुप एम्प्लॉय के सेलेक्ट किए गए थे। 1 प्लेस्ड इन रूम वेयर लाइटिंग रिमेन कंस्टेंट। एक ग्रुप को ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ पे लाइटिंग क्या थी? कंस्टेंट थी, कोई चेंज नहीं होता था। और वहीं पे अदर इन रूम वेयर लाइटिंग वेरीड पीरियडिकली। और दूसरे ग्रुप को ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ पे लाइट जो है वो वेरी कर रही थी पीरियडिकली, मतलब एक टाइम पे लाइट जो है वेरी कर रही थी। आउटपुट ऑफ बोथ ग्रुप इंक्रीज। ये देखा गया कि दोनों ग्रुप का आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ। तो कंक्लूजन ये निकला कि इट वॉज कैलकुलेट दैट लाइटिंग वॉज द माइनर फैक्टर, यानी कि लाइटिंग जो है वो माइनर फैक्टर थी, उसकी वजह से आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में, ये था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ 6 फीमेल वर्कर वेयर फॉर्म, यानी कि 6 फीमेल वर्कर्स का एक ग्रुप बनाया गया। फ्रीक्वेंटली चेंज वेयर मेड इन देयर वर्किंग कंडीशन सच एज शॉर्टर वर्किंग आवर, रेस्ट पीरियड, हॉट लंच, फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल सुपरवाइजर, फ्री इंटरेक्शन अमॉन्ग मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी कि उन ग्रुप्स के साथ जो है एक फ्रिक्वेंटली चेंज किया गया, जैसे कि उनके टाइम को चेंज कर दिया, उनके रेस्ट पीरियड को बढ़ा दिया, उनको ताज़ा ताज़ा खाना लंच मिला, फ्रेंडली और इनफॉर्मल सुपरवाइजर्स के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते थे वो अपने मेंबर्स के साथ। इस तरीके के चेंजेस उनके उसमें किए गए। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप इंक्रीज। देखा गया कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी? वो बढ़ गई। इवन व्हेन द इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन वेयर विड्रॉ। और जब ये जो इंप्रूवमेंट जो भी हमने चेंज किए थे उसको हमने विड्रॉ भी कर लिया, तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी? इंक्रीज थी। तो इट वॉज कंक्लूड दैट सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्सरसाइज ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी देन वर्किंग कंडीशन। तो ये पाया गया कि जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर था, यानी सोशलिज्म, जो फ्रेंडली बिहेवियर था, फ्री इंटरेक्शन था, वो ज़्यादा मायने रखता था प्रोडक्टिविटी में। और जो वर्किंग कंडीशन में उन्होंने चेंज किया था उसमें कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दैट इज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, जिसमें 6 फीमेल वर्कर्स का ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, इसमें क्या था? एक ग्रुप ऑफ 14 वर्कर वॉज पुट अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक 14 लोगों का ग्रुप बनाया गया जिनको एक क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और ये बोला गया कि पेमेंट वाज मेड डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप एज ए होल, यानी कि जो भी पेमेंट मिलेगा उस ग्रुप को वो ग्रुप की परफॉर्मेंस से मिलेगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा, ग्रुप की टोटल और ऑल ओवर परफॉर्मेंस पे मिलेगा। इट वाज फाउंड दैट द ग्रुप हैड डेवलप इट्स ऑन नॉर्म्स। ये पाया गया कि उन ग्रुप्स ने अपने खुद के नॉर्म्स बना लिए और वेरियस सोशल प्रेशर के थ्रू जो वो नॉर्म्स थे उसको इन्फोर्स करवाया जा रहा था। तो एज अ रिजल्ट आउटपुट कुड नॉट, और फिर क्या हुआ कि आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ डिस्पाइट ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम का लगाया गया था उसके बावजूद भी उनका जो है आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ। और फिर जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था दैट इज मास इंटरव्यू प्रोग्राम, वो हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर वेयर इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड द ओपिनियन ऑन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो बहुत सारे वर्कर्स का इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि उनकी क्या राय है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। इट वॉज फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी टू टॉक फ्रीली अबाउट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू वर्कर हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये पाया गया इंटरव्यू करने के बाद कि अगर उनको फ्रीली अपनी बातों को रखने दी जाए वर्कर्स, तो उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मोरल और उनकी प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि उनको फ्री करना चाहिए, उनको आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है, सुनना चाहिए, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम मेजर फाइंडिंग्स की बात करें कि क्या मेजर फाइंडिंग्स थे हॉथॉर्न में, तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज साइको सोशल सिस्टम। ये पाया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? साइको सोशल सिस्टम है। वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, सोसाइटी है। ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में ह्यूमन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइन द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ विच ही सीज ए मेंबर, यानी कि जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का, इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी ग्रुप की वजह से उसकी बिहेवियर भी चेंज होता है।
वर्कर्स नॉट मेरली मोटिवेटेड बाय मनी, दे आर सोशियो साइकोलॉजिकल बींग्स एंड रिस्पॉन्ड टू द टोटल वर्क सिचुएशन। यानी कि वर्कर्स सिर्फ मनी से ही मोटिवेट नहीं होते, वो सोशियो साइकोलॉजिकल बींग्स हैं और वो वर्क सिचुएशन के बेसिस पे भी उनकी मोटिवेशन होती है। तो ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करें सोशल सिस्टम अप्रोच, जो कि विल्फ्रेडो अप्रोच है, विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियली ए कल्चरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉपरेशन। इसमें यह माना गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम है किसका, पीपल का, जो कि कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी ऑफ कॉपरेशन। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, थ्योरी ऑफ कॉपरेशन से। वेयर बाई एन इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल नीड थ्रू कॉपरेशन विद अदर्स। जहाँ पे ये था, थ्योरी ऑफ कॉपरेशन में क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी नीड को, बायोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल नीड को दूसरों के कॉपरेशन से फुलफिल करता है। तो फीचर्स क्या थे इस सोशल सिस्टम अप्रोच के, तो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिस्टम। ये माना गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक सोशल सिस्टम है, इस सिस्टम ऑफ कल्चर रिलेशनशिप, जहाँ पे कल्चर रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमॉन्ग द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो रिलेशनशिप हो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। कॉपरेशन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और कॉपरेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था सोशल सिस्टम अप्रोच, जिसमें ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल सिस्टम है, वहाँ पे ह्यूमंस है, वो रिलेशनशिप में है और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्वियस सी बात है अचीव कर सकता है एम्प्लॉय। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वीडियो हम जल्दी रिलीज करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।